नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बम ब्लास्ट और इसकी तारे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर से जुड़ती हुई साफ नजर आ रही है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंक के विरुद्ध जो अभियान काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने छेड़ा था, जैश के पोस्टर मिलने के बाद और उसके बाद डॉक्टर राठौर की गिरफ्तारी, उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर से AK-47 राइफल की बरामदगी, सस्टेन इंटरोगेशन के बाद अल्फा अस्पताल से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 और बाकी चीजें, और उसके साथ साथ कई चीजें सामने आ रही हैं। इस कड़ी में कई डॉक्टर्स भी सामने आ रहे हैं और दिल्ली बम ब्लास्ट भी उसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। आज एक बार फिर 200 से ज्यादा स्थानों पर कश्मीर में छापे पड़े हैं और जो कश्मीर टेरर मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड मौलवी इफ्तिकार बताया जा रहा है, नौगाम की मस्जिद में है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर क्या जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में एक बार फिर आतंकी व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल के रूप में सामने आ रहे हैं? क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो ऐसे कई इंसिडेंट सबके सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या टेरर का एक और स्वरूप फिर निकलकर सामने आ रहा है? और कितना डेडलियर ये टेरर मॉड्यूल, ये रूप पूरे भारतवर्ष में जिसकी तारे फैलती हुई नजर आ रही है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय चंगू जी, चेयरमैन पानो कश्मीर के और जाने माने सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। डॉक्टर चंगू, वेलकम टू द शो। नमस्कार। जो तस्वीर हमारे सामने है दिल्ली बम ब्लास्ट की अगर बात करें, एक बार फिर राजधानी को दहराने का प्रयास किया गया और कई मासूम जाने इस ब्लास्ट में चली गई। लेकिन जो टेरर मॉड्यूल और नेटवर्क नजर आ रहा है, जिसको लेकर लगातार धरपकड़ की जा रही है और एक बार फिर आतंक का एक रूप सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? आतंक का वही रूप सामने आ रहा है जो चल रहा है इतने साल से, 35 साल में। जो ये कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अब आतंकवादी एक्टिविटीज में पढ़े लिखे लोगों की शमूलियत हो रही है, ये सत्य नहीं है। कश्मीर में जो अलगाववाद बना और अलगाववाद के साथ जो आतंकवाद डेवलप हुआ, जिसकी निगरानी या जिसका नेतृत्व उस वक्त JK-11 ने किया, वो सारे पढ़े लिखे लोग थे। और डॉक्टर गुरु का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सबसे ज्यादा सेपरेटिज्म को सोशल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए और सेपरेटिज्म को समाज में फैलाने के लिए तो मेडिकल प्रोफेशन के लोगों ने काम किया। ये बातें सरकार के पास है कि उन दिनों सरकार भी डरती थी किसी आतंकवादी गतिविधि में अगर कोई नॉन मुस्लिम वहां पे इंजर्ड हुआ है, क्या उसको नॉर्मल हॉस्पिटल में ले जाना है कि नहीं ले जाना है। बहुत सी ऐसे केस स्टडीज हैं जहां पे नॉन मुस्लिम्स या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो विक्टिम्स, इंजर्ड विक्टिम्स वहां पे आते थे, उनको एक बायस के तरीके से ट्रीट किया जाता था। बहुत बार तो ये भी रहा है कि जहां पे लोकल लेवल पे कहा गया कि अलाउ देम टू ब्लीड टू डेथ। तो खासतौर से मेडिकल फ्रेटर्निटी का अलगाववाद के डेवलप होने में, इसके आइडियोलॉजिकल डायमेंशन के डेवलप होने में और इसका पॉपुलर रिकॉग्निशन के बारे में, उसके बारे में, उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों ने वहां पे हमेशा काम किया है और इसके साथ रहे हैं टॉप मोस्ट लेवल पे, प्रोफेसोरियल लेवल से लेके नीचे सिंपल जो मान लीजिए MBBS करके डॉक्टर्स निकलते हैं, इस सारी हायरार्की में ही है। तो नया कुछ नहीं है। हाँ, इतना ही है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे ये कहने का प्रयत्न किया जाता है कि भाई मेरे समय में कितने टेररिस्ट थे और तुम्हारे समय में कितने टेररिस्ट हैं, ऐसे कि जैसे टेररिस्ट कोई अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं और हम उनकी अटेंडेंस मार्किंग हर दिन देख के कहते हैं कि नहीं आज इतने टेररिस्ट हैं, कल इतने टेररिस्ट थे, तो हम उस दृष्टिकोण से अपनी राजनीति को चलाते हैं। एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो अडॉप्ट किया जाता है, जो बहुत ही इनएडुकेट है इन अंडरस्टैंडिंग टेररिस्ट, जो इस वक्त हो गया है। इमेजिन कीजिए कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो ये 2900 किलोग्राम के करीब जो इन्होंने पकड़ा है, इसके बाद जो ये हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट से पहले जो इन्होंने रिकवरी की, मान लीजिए एक छोटा सा ग्रुप ये करता है, मान लीजिए कि इसके साथ लोग नहीं है, लेकिन ये छोटा सा ग्रुप इस नवियत का टेररिस्ट अटैक करने की सोच रहा था, और अगर ये इंप्लीमेंट कर पाते तो कितने लोग मरते।
तो जो हम स्टैटिस्टिक्स के आधार पर तय करते हैं कि टेररिज्म का डायमेंशन क्या है, वो कितना छोटा पड़ जाता। 9/11 जो हुआ अमेरिका में ट्रेड से, तो उस वक्त उससे पहले जो स्टैटिस्टिकल जो दुनिया के लेवल पे पान इस्लामिक टेररिज्म के जो आंकड़े थे, उसके हिसाब से तो 9/11 होना ही नहीं चाहिए था। तो इंपॉर्टेंट होता है कि मुआशरे में किस तरह से कमिटेड डेडली टेररिज्म करने वाले लोगों को पाला जाता है। वो अगर छोटे नंबर में भी हो, क्योंकि वो टेररिज्म एक फोर्स मल्टीप्लायर है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं इतना ही, ये कह के कि भाई जो हमारा तरीका है टेररिज्म को विश्लेषण करने का वो गलत है। इसलिए जब इस वक्त इसका विश्लेषण किया जा रहा है, कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि 12 साल के बाद टेररिज्म हुआ, कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि पहले तो शायद गरीब लोग ये टेररिज्म कर रहे थे, तो अब व्हाइट कॉलर्ड बड़े पढ़े लिखे लोग टेररिज्म कर रहे हैं। एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है जिसका सत्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगर टेररिस्ट की सोशियोलॉजी को एनालाइज किया जाए, उसमें गरीब लोग भी हैं, ऊंचे तबके के लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी रहे हैं। ये कांस्टेंट एक पैटर्न रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लगभग पाकिस्तान के साथ एक बड़े जंग की कगार पे हम खड़े थे। उससे पहले पहलगाम मैसेकर हुआ। मैं एक समझता हूं कि इसके बाद जो ये हुआ, भारत सरकार सिर्फ आंकड़ों के दायरे में इसको नहीं देखे, परसेप्शन के दायरे में इसको देखे, स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव्स के दायरे में इसको देखे, और ये समझे कि भाई ये एक निरंतरता है। अगर हमारी कैपेसिटी है टेररिज्म को रोकने की, तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कैपेसिटी है टेररिस्ट वायलेंस को कैलिब्रेट करने की। और आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है जिस तरीके का आतंकवाद पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में हुआ। 15-15 दिन के एनकाउंटर, एक महीने के एनकाउंटर होते हैं। इन एनकाउंटर्स की मैसेज क्या है? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक सरकार उसका आंकलन कर पाई है, और आंकलन करके जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्होंने उसको अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में उसको इनकॉर्पोरेट किया। डॉक्टर शंकु, एक चीज आप आंकलन और निष्कर्ष का आपने यहाँ पर बात की है, और मुझे याद है कि 90 के दशक में कश्मीर में 5 years एंड अबव हर बच्चे को इट वॉज मैंडेटरी टू गो टू ए लोकल मास्क फॉर दीन की तालीम, और आई वॉज देयर। उस वक्त मैं अपना प्रोफेशन वहाँ परस्यू कर रहा था, खुद देखा है वहाँ पर यूपी बिहार के मौलवी वहाँ पर आते थे। और क्या वही दीन की तालीम, इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की जो जड़ें आज इन प्रोफेशनल्स, वाइट कॉलर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके भीतर रच बस गई हैं, ये वहीं की तस्वीर है, वहीं की जड़ें आज नजर आ रही हैं। जो एजुकेशन ढांचे का जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, उसका जिसको आप कहें अलगाववादी सोच के हिसाब से उसका जो वहाँ पे उसको बनाया गया, उसको उस माशरे को नरिश किया गया, वो प्रक्रिया चल रही है। फर्क इतनी ही है कि अलगाववादी तंत्र को, अलगाववादी सोच करने की जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज है उसमें सोफिस्टिकेशन आ गई। जैसे 90s में जमात इस्लामी स्कूल जब आते थे तो उनके नाम इस्लामी होते थे, बाद में एकदम से चेंज कर दिया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम रखो। या जो एजुकेशन तंत्र में रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचिंग करने वाले लोग हैं, वो लोअर टीचर से लेके प्रोफेसरियल लेवल पे थे। इसका आंकलन कभी किया ही नहीं किया कि वहीं यूनिवर्सिटी के लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में कितने लोग रेडिकलाइज हो गए हैं। इसी तरह से मेडिकल सिस्टम में, मेडिकल, क्योंकि मेडिकल का सब्जेक्ट जिसका सोशल रिकॉग्निशन बहुत जबरदस्त है, वहां पे कौन कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो अलगाववाद के साथ हैं, जो टेररिज्म को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे विषयों को कभी हमने इसको अवॉइड किया। तो जो आप बोल रहे हैं कि ये एक अलगाववाद के साथ लड़ाई में जो एक म्यूचुअल, एक साइड से टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, दूसरे साइड से गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो इसको फाइट, जो इसमें कन्फ्लिक्ट है, उसमें अलगाववादियों ने भी अपनी चेंजेस की अपने अप्रोच में, और सरकार ने भी की। लेकिन फर्क इतना ही है कि अलगाववादी 2 कदम आगे रहे, आतंकवादी 2 कदम आगे रहे सरकार से, आइडियोलॉजी के लेवल पे, स्ट्रेटेजिक परसेप्शन के लेवल पे, और तीसरा जो उनके पास हथियार है उसके लेवल पे, तीनों लेवल पे। देखिए, जब हमारे फौज के पास सेल्फ लोडिंग राइफल्स थी, उनके पास AK-47 और AK-56 था।
अब उनके पास कार्बाइन्स हैं, अब उनके पास मशीन गन्स हैं। हमने ये भी सुना है कभी कभी उनके पास शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स के भी ऐसे आए हैं। तो दूसरे साइड से, इस साइड से हम पीछे रहे, हमको कैचअप करना पड़ा टेक्नोलॉजी को। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन उनकी है उसमें भी वो आगे है। और डायरेक्टर जनरल पुलिस के लेवल के लोगों ने कहा कि भाई उनकी हम कम्युनिकेशंस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जब हमारे लोगों के पास अभी मोबाइल फोन नहीं थे, उनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशंस थी। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्पेसिस को यूज करके किस तरह से अपने आप को जिंदा रखना है और किस तरह से मुआशरे का विघटन करना है, अंदर से सबवर्शन करना है। यह प्रक्रिया आपको इस जो अभी हुआ है, आपको देख रहे हैं, हमारे कश्मीर से जा रहे हैं हम वहां पे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल्स वहां पे कोई और काम हो रहा है, कोई और एक्टिविटी हो रही है। तो प्लेसमेंट ऑफ टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी एंड टेररिस्ट ऑपरेशंस, इस प्रक्रिया को करने के जो चाहे सोशल मीडिया से, चाहे नेट से आप ये टीचिंग करो या चाहे पढ़ा के, उन सारी प्रोसेसेस में सोफिस्टिकेशन आ गई है। और इस वक्त सरकार के पास डेफिनेटली ये चैलेंज है कि जिस ओवरग्राउंड वर्कर को आप कंक्लूसिवली आप मतलब ऐसे पकड़ना चाहते हो ताकि वो रंगे हाथों पकड़ना चाहते हो, वैसी आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है। उनको मालूम है हमको कैसे ऑपरेट करना है, उनको मालूम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर हमको रखा है, हमको नौकरी मिली है, तो यहाँ पे हमको कैसे बिहेव करना है। उनको ये भी मालूम है कि सिस्टम में कौन कौन व्यक्ति अपने हैं, कौन कौन व्यक्ति अपने नहीं है, और सबसे बात कौन बात कहां पे करनी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट अपनी मिलिटेंसी का कैसे करना है, वो सबसे ज्यादा आपको लगेगा कि जो जैश ए मोहम्मद के एक्टिविस्ट हैं ये कितना लो प्रोफाइल रखते हैं। लश्कर तोयबा के एक्टिविस्ट हाई प्रोफाइल रखते हैं, वो दिखाते हैं, दे वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रेजेंस। जैश मोहम्मद के लोग बिल्कुल पब्लिसिटी से पीछे रहते हैं, आइडियोलॉजिकली कमिटेड होते हैं, और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि उनमें पिछले 10 साल से उनमें फिदाई एक्टिविटी करने के सबसे ज्यादा कार्डर उनके पास। डॉक्टर जी को एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या पिछले कुछ समय से लगातार एक आतंक की ऐसा मॉड्यूल चल रहा है जो बंदूक नहीं उठा रहा, लेकिन अपनी सोच, अपनी कार्यशैली से समाज में एक आम इंसान की तरह रह रहा है, और उसके बाद जब मौका मिलता है तब आतंक के उस दंश को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट कर रहा है, जो हमारी एजेंसीज को इन ड्रीम्स शायद खबर हो। देखिए 2900 से भी ज्यादा किलोग्राम का इनको ये वहां पे एक्सप्लोसिव बनाने का मटेरियल, अगर ये 4 लोग कर रहे हैं या 10 लोग कर रहे हैं, उनकी सोच का दायरा क्या है वो, और ये एक इंसिडेंट नहीं होगा, ये एक मॉड्यूल होगा। अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि हजारों किलोग्राम्स के एक्सप्लोसिव्स को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर ऐसे 2 या 3 मॉड्यूल्स ही हैं तो आपको एक सिचुएशन की भयावहता का अंदाजा होगा। और अगर ऐसे बहुत हैं जिनमें से कुछ लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, कुछ लोग चुप करके बैठे हैं, अगर ये प्रक्रिया है तो सिचुएशन क्या है। इसलिए जब आप ये बोलते हैं, मैं इस बात को लेके चिंतित ये हूं कि टेररिज्म की रीच, टेररिज्म की स्कोप और टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंडिया में सबसे कम एजुकेशन इसकी है, और इंडिया में पब्लिक के लेवल पे तो ना के बराबर एजुकेशन है। इंडियन एक्सपर्ट्स ने जो किताबें लिखी हैं पिछले 5-10 साल के भीतर सिर्फ लश्कर तोयबा पे, हम 500,000 से 1 मिलियन कार्डर्स की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह अलकायदा से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉरेन एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है। फिर इनकी रीच, सिर्फ लश्कर तोयबा की रीच 25 कंट्रीज में, तो 25 कंट्रीज में ये क्या करना चाहते हैं। इनका आइडियोलॉजिकल, जैसे यहां पे इंडियन स्कॉलर्स बोल रहे थे कि लश्कर तोयबा बेसिकली कश्मीर सेपरेटिज्म को लेके ये इन्वॉल्व है, बाकी इनका कुछ नहीं। ये तो पाकिस्तान में तो ये वहां पे चैरिटी का काम करती है, मेडिकल हॉस्पिटल्स का काम करती है, स्कूल चलाने का काम करती है। इंडिया में अब सेपरेटिज्म में ये लग गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए है। लोगों को एजुकेशन ही नहीं है कि इनका चार्टर क्या है, ये किस तरह से पूरे इंडिया को कैप्चर करना चाहिए। डिक्लेयर्ड चार्टर जो ऑनलाइन ऑलरेडी डिस्प्ले हो, लोगों ने इसको दिखाया है।
तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लश्कर तोयबा है। मैं कहता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने लोग ये जानते हैं। हमको ये कहा जा रहा है कि मसूद, हमने प्रेशर डाला और मसूद अजहर जैसे लोग या जो लश्कर तोयबा के हाफिज सईद जैसे लोग वहां पे तो नजर बंद उनको करना पड़ा। अगर ये बात है कि हमने प्रेशर इतना डाला और उनके टॉप लीडर्स को पाकिस्तान ने वहां पे नजरबंद किया या जेल में रखा, तो पिछले 10 साल से लश्कर तोयबा की एक्टिविटी इंडिया में कौन कर रहा है? इसके बारे में एजुकेशन क्या है उनका? जो हम प्रोजेक्ट करते हैं कि उनका कमांड स्ट्रक्चर है, क्या वही उनका कमांड स्ट्रक्चर? अगर वो कमांड स्ट्रक्चर पाकिस्तान ने बंद रखा, फिर कौन चला रहा है? मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं, जैश ए मोहम्मद के बाद 2009-2010 तक हमारे ही जम्मू कश्मीर के टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहे थे कि जैश ए मोहम्मद खत्म हो चुकी है। और बीजेपी के टाइम पे जैश ए मोहम्मद ने सबसे ज्यादा स्पेक्टेकुलर एक्टिविटी की। अगर जैश ए मोहम्मद की एक्टिविटी बड़ी है और डिक्लेयर्ड, उनके लीडर ने बिल्कुल भाषण दिए हैं, जो अफजल गुरु ब्रिगेड बनाया वो घोषित रूप से अफजल गुरु ब्रिगेड बनाया उन्होंने। और अभी जो आप ये आपके सामने अभी आ रही है, जिसको ये बोलते हैं जमातुल मोमिनात की, लेडीज को मोबिलाइज करने की एक जो शाहीना के बारे लेडीज को ये जैश ए मोहम्मद कर रहा है। लेकिन इंप्रेशन हमको क्या दिया जा रहा है? कश्मीर में खत्म हो गया सब कुछ। उन्होंने अपनी वायलेंस को कैलिब्रेट किया, उन्होंने अपने प्रोसेसेस को कैलिब्रेट किया, उन्होंने देखा कि सिस्टम में हमको कितना एक्सप्रेसिवली सामने रहना है। यहां पे ये कहा जाता है कि अब स्टोन पेल्टिंग नहीं है तो हालात ठीक हो गए। 90s में कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं थी जब हमको निकलना पड़ा, जब 2-2 मिलियन करीब लोग जाते थे यूनाइटेड नेशंस पे इंडिया के खिलाफ वहां पे मुजाहरे करते थे, उस वक्त कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं थी। अब जब मैं ये बात, जब एजुकेशन कम है, जब ये इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो किस तरह से स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करते हैं, तो मुआशरा भी खतरे में रहता है, सरकार भी खतरे में रहती है। इस वक्त वही हो रहा है कि एकदम से इनको लगा ये कैसे दिल्ली में, कोई भी ये विश्लेषण नहीं कर रहा है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करने का के पीछे, इस मैसेज को देने के पीछे क्या बात है, क्या करना चाहते हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस जो हादसे से दो बातें सामने आती हैं। एक बात यह सामने आती है कि वो बड़े पैमाने पे आतंकवाद को देख रहे हैं। जिस तरीके का आतंकवाद जो भी कर रहा है वो स्टेट के एपरेटस को कोलैप्स करने के बारे में सोच रहे हैं। और हमारी तरफ से थ्रस्ट है कि ये प्रूव करना कि पहले कितना टेररिज्म था और अब कितना टेररिज्म है। अगर हम इस दायरे में रहेंगे तो हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या ये आई ओपनर है हमारी सुरक्षा एजेंसीज के लिए, जिन्होंने शायद ही परसीव किया होगा इस मास लेवल पे, क्योंकि इससे पहले ही एटीएस ने गुजरात से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक डॉक्टर था एमबीबीएस, चाइना से करके आया था और केमिकल रेसिन की अगर बात करें वो लेकर एक डेडली अटैक की भी फिराक में था। और ये पैन इंडिया, मेवात से एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं पूरे पैन इंडिया एक टेरर मॉडल बनता जा रहा है, जो शायद परसीव हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ना किया हो। एक बात मैं खासतौर से निवेदन के रूप में बड़ा हम्बली भाजपा गवर्नमेंट को यहाँ पे भी और भाजपा के जो नेतृत्व है जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पे कहना चाहता हूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि हम एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पे आतंकवाद शायद अपने घुटने टेक रहा है और खत्म हो रहा है। आप इस बात को भी आप इंटरनलाइज नहीं होने दें कि पाकिस्तान टूट रहा है और पाकिस्तानी आर्मी खत्म हो रही है। इन दो इंफॉर्मेशन से बचिए, इन दो प्रचारों से बचिए, क्योंकि अभी अगर आपके सामने ऐसे बहुत से उदाहरण, मैं इसराइल और हमास वॉर की बात करूंगा, अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सामने एक परिस्थिति आएगी कि पूरी दुनिया में जितना हम समझते थे कि इस्लाम के कारण मुस्लिम कंट्री जुड़ी हुई हैं, आपको एक डिसइंटीग्रेशन और आपको एक आपस में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। पाकिस्तान को देख, पाकिस्तान के समेत पाकिस्तान में भी एक डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस आपको देख, लेकिन दुनिया में एक ही जगह है इस वक्त जहां पे इस्लामिक और एंटी इंडिया पॉलिटिकल थिंकिंग कंसोलिडेट हो रही है या मुस्लिम सोसाइटीज में, वो इंडिया है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक ये एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति को सीरियसली ले लें। जो लोग
3,000 किलोग्राम को के एक्सप्लोसिव को हैंडल करना, वो क्या करना चाहते हैं? या ये सिर्फ क्या वन टाइम एक्ट हुआ है? वो एक बहुत बड़े एक अभियान के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको एंड में एक बात बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो पान इस्लामिस्ट की इतनी इवॉल्व है, जम्मू कश्मीर का जिसको चार्ज था अल-कायदा के लीडर इलियास कश्मीरी को सलीम शहजाद जिसको बाद में मारा गया, उसने पूछा कि भाई तुम अमेरिका के साथ क्या लड़ाई करोगे, तुम्हारे पास क्या ताकत है? तो उसने उसको बोला कि आप छोड़िए इस बात को, वी वांट टू इनवाइट अमेरिकन्स इनटू द स्वैम्प, हम उनको उनकी फौज को दलदल में लाना चाहते हैं और यहाँ पे हराएंगे। और उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को हराया। यहाँ पे भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड ऑफ टेररिस्ट है वो पूरे इंडियन स्टेट की, इसकी सिक्योरिटी एजेंसीज की, इसके पॉलिटिकल क्लास की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को देख के अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को तय कर रही हैं। ये आतंकवादी हमला हुआ, कुछ कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ कहते हैं कि नहीं उसने जल्दी में किया, जो ही है मेजर जो इन्होंने कंसाइनमेंट पकड़ी तो उसने फिर सोचा कि नहीं अब मुझे करना ही करना है। अगर दोनों बातें भी हैं आपके सामने, ये है कि जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो एक बड़े पैमाने पे सोच रहे हैं, वो छोटी छुटपुट घटना नहीं करना चाहते। डॉक्टर चंगू, मान के चलेंगे कि एक छोटी घटना नहीं है और एक साधारण घटना भी नहीं है, उसके पीछे लगातार प्रयास पाकिस्तान द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में टेरर मॉडल को बढ़ावा देना और फेसलेस आतंकवाद इस वक्त सामने है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिल्ली बम ब्लास्ट और जम्मू कश्मीर में लगातार जो रेडिकलाइजेशन हो रही है उस पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।